दोस्तों हम आपको बेसिक टू एडवांस इकोनॉमिक्स का कोर्स कवर करा रहे हैं, जिसमें आपको यूजीसी नेट, पीजीटी इकोनॉमिक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, सीयूईटी पीजी और भी तमाम तरीके के कोर्सेज कवर होते हैं। इस वाले कोर्स के अंदर अब हम राष्ट्रीय आय का जो वीडियो नंबर 4 पर आ गए। इस वाली वीडियो में हम आपको कवर कराने वाले हैं राष्ट्रीय आय के मापन की विधियाँ, यानी कि 5 तरीके की विधियाँ हैं जिसके बारे में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ राष्ट्रीय आय के मापने में कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और हम ये भी समझने वाले हैं कि राष्ट्रीय आय में किस किस को शामिल करते हैं और किस किस को शामिल नहीं करते। यानी कि आपको कुछ आइटम दे देंगे और आपसे पूछेगा कि भाई क्या ये घरेलू आय में शामिल होता है या राष्ट्रीय आय में शामिल होता है। आपको इसका आंसर रीजनल यानी कि तर्क सहित आपको समझना है। तो इस वाली वीडियो को अगर आप यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो हम आपको ये वाली वीडियो कवर करा रहे हैं, और अगर आप एप्लीकेशन के माध्यम से देख रहे हैं तो आपको ये तीनों टॉपिक हम आपको कवर कराने वाले हैं। और आपको मैं ये भी बता देता हूं कि हमारे जो नोट्स हैं वो आपको हमारी एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। तो आप हमारी एप्लीकेशन महाविद्या इकोनॉमिक्स स्कूल जरूर डाउनलोड कर लें ताकि आप हमारे नोट्स को डाउनलोड कर सकें। साथ ही साथ पूरी की पूरी वीडियो कोर्स को भी आप एक्सेस कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और इस वीडियो में हम जो समझने वाले हैं वो ये समझने वाले हैं कि आखिरकार राष्ट्रीय आय और घरेलू आय का अनुमान लगाते समय कुछ चुनी हुई मदों के साथ क्या व्यवहार करते हैं। देखिए मैं आपको कंसेप्ट आपको बिल्कुल समझा देता हूं, अब एक बार समझ लेंगे आपके लिए बेटर रहेगा। देखिए सबसे पहले आप याद रखिएगा कि हमने 3 विधियां पढ़ी थी। आय विधि, आय विधि में 2 चीजें होती है, एक तो होती है साधन आय, साधन आय, और दूसरा होता है हस्तांतरण आय। तो आपको अगर ये टॉपिक समझना है तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए कि साधन आय क्या होती है, हस्तांतरण आय क्या होती है। कंसेप्ट के बारे में आपको नॉलेज हमने ऑलरेडी करा दी है। साधन आय मतलब कार्य करने के बदले आय, जैसे कर्मचारियों का पारिश्रमिक हुआ, कर्मचारियों के पारिश्रमिक में बोनस होता है। इसके अलावा मालिक द्वारा कर्मचारी को जो भी फ्री दिया जा रहा है, लेकिन वो फ्री नहीं होता, इसलिए दिया जाता है क्योंकि वो कर्मचारी को दिया जा रहा है। यानी कि तमाम कर्मचारियों के पारिश्रमिक के कंपोनेंट इसमें आते हैं। हस्तांतरण आय मतलब बिना काम के बदले आय। तो साधन आय को शामिल करेंगे, हस्तांतरण आय को शामिल नहीं करेंगे। आपको ये बात याद रखनी है कि कौन सी चीज साधन आय, कौन सी हस्तांतरण आय। दूसरा हम व्यय की बात करें तो व्यय में भी आपको याद रखना है कि अंतिम व्यय क्या है, कौन सा है, और मध्यवर्ती व्यय कौन सा है। तो दोस्तों अंतिम व्यय को हम शामिल करेंगे और मध्यवर्ती व्यय को शामिल नहीं करेंगे। बिल्कुल सिंपल तरीके से आप समझ लीजिए। इसके अलावा उत्पादन की बात करें तो चालू वर्ष का जो उत्पादन है, चालू वर्ष में कोई उत्पादन हुआ है उसे तो शामिल करेंगे, लेकिन अगर कोई पुरानी वस्तु है तो उसको शामिल नहीं करेंगे। यानी कि इस तरीके से आप कंसेप्ट को याद रखिएगा। चालू वर्ष का उत्पादन और स्टॉक में जो परिवर्तन होता है उसको हम शामिल करते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको यह भी याद रखना है कि जब घरेलू आय की बात करते हैं, घरेलू आय, तो आपका फोकस होना चाहिए कि कहां कमाई जा रही है या कहां पे कमाई की जा रही है, कहां पे कमाई की जा रही है, ठीक है, कहां कमाई जा रही है। इसका मतलब आपको याद रखना है कि अगर घरेलू सीमा में है, आपको कंसेप्ट देखना है घरेलू सीमा में है या घरेलू सीमा से बाहर है। घरेलू सीमा से बाहर है। तो अगर घरेलू सीमा से बाहर है तो इसका मतलब उसे शामिल नहीं करेंगे घरेलू आय में, और घरेलू सीमा के अंदर है तो इसे शामिल करेंगे। घरेलू सीमा में क्या क्या चीज आती है, राजनीतिक सीमा आती है, सीमा आती है, दूतावास आता है, और जो भी जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान जो होते हैं, मतलब एक तरीके से जो मिलिट्री बेस वगैरह, ये सब आते हैं। इसके अलावा जलयान, वायुयान और जल सीमा, ये बेसिकली आते हैं। ठीक है जी। तो इसी तरीके से अगर मान लीजिए राष्ट्रीय आय का कंसेप्ट है, घरेलू आय का तो हमने आपको समझा दिया, राष्ट्रीय आय का कंसेप्ट है, राष्ट्रीय आय का तो आपको यह देखना है कि देश का सामान्य निवासी कमा रहा है या गैर निवासी कमा रहा है। तो गैर निवासी कमा रहा है तो शामिल नहीं करेंगे, और निवासी कमा रहा है तो शामिल करेंगे। देखिए प्रैक्टिस करोगे तो आपको जरूर ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। तो हम एक एक करके प्रैक्टिस आपको करवा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको दोनों ही कंसेप्ट के बारे में बताएंगे, यानी कि राष्ट्रीय आय के बारे में भी बताएंगे और घरेलू आय के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको राष्ट्रीय आय यहां लिख देता हूं,
राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय में आपका कंसेप्ट रहना चाहिए कौन कमा रहा है, कौन कमा रहा है, ठीक है जी। और जब बात आएगी घरेलू आय की, घरेलू आय की, तो आपको देखना है कहां कमा रहा है, कहां कमा रहा है। ये दो कंसेप्ट आपको देखने हैं। जैसे पहले मैं आपको ये राष्ट्रीय आय के कंसेप्ट से बता देता हूं, फिर घरेलू आय कंसेप्ट से बता दूंगा कि भारत में स्थित गैर निवासी कंपनी द्वारा अर्जित लाभ। अब राष्ट्रीय आय की बात करें तो कौन कमा रहा है, आपको यहां पे सर्कल करना है कौन कमा रहा है, गैर निवासी कंपनी, ठीक है जी। इसी तरीके से भारतीय स्टेट बैंक की इंग्लैंड में एक शाखा द्वारा अर्जित लाभ, ये कौन कमा रहा है, भारतीय स्टेट बैंक। सिर्फ आपको ये कौन कमा रहा है को अंडरलाइन करना है, ठीक है जी। भारत में विदेशी बैंक, कौन कमा रहा है, विदेशी बैंक, ये अंडरलाइन कर लिया। सिंगापुर में भारतीय कंपनी, कौन कमा रहा है, भारतीय कंपनी, इधर देखिए। जापान में भारतीय दूतावास में कार्यरत जापान के निवासी, कौन कमा रहा है, जापान के निवासी। इस तरीके से, यानी कि जब राष्ट्रीय आय का कंसेप्ट आएगा तो आपको क्या अंडरलाइन करना है, कौन कमा रहा है। अब आपको देखना है कि ये सामान्य निवासी है, सामान्य निवासी है या गैर निवासी है, आपको ये चूज करना है। बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट समझ लीजिए, मैं 5 पॉइंट 5 करके आपको समझा रहा हूं। यानी कि जब आपको राष्ट्रीय आय पकड़ना हो, राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे तो आपको ये देखना है कौन कमा रहा है, कि सामान्य निवासी कमा रहा है या गैर निवासी कमा रहा है। जैसे गैर निवासी कंपनी, तो ये तो गैर निवासी लिखा ही है आपने, तो इसका मतलब है इसको शामिल नहीं करेंगे क्योंकि इसको भारत का सामान्य निवासी नहीं कमा रहा है। बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। भारतीय स्टेट बैंक की इंग्लैंड में शाखा द्वारा अर्जित लाभ, यानी कि इसको कौन कमा रहा है, सामान्य निवासी कमा रहा है, भारत का सामान्य निवासी कमा रहा है। भारतीय स्टेट बैंक भारत का सामान्य निवासी कमा रही है, इसका मतलब इसको राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे। यानी कि घरेलू आय में जब विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय जोड़ते हैं तो इसको शामिल कर देंगे, यानी कि इसको राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे क्योंकि भारतीय स्टेट बैंक भारत का सामान्य निवासी है। बिल्कुल ठीक बात है। इसके अलावा विदेशी बैंक की शाखाओं द्वारा, विदेशी बैंक गैर निवासी है इसलिए इसको शामिल नहीं करेंगे। और सिंगापुर में भारतीय कंपनी सिंगापुर में कमा रही है, इसका मतलब इसको शामिल करेंगे। और जापान के निवासी कमा रहे हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात है। जापान में भारतीय दूतावास में कार्यरत जापान के निवासी, तो जापान के निवासी गैर निवासी हैं, गैर निवासी है, इसलिए इसे शामिल नहीं करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। यानी कि जब आपको राष्ट्रीय आय की कैलकुलेशन करनी है तो आप केवल और केवल ये चेक करेंगे कि कौन कमा रहा है। जैसे इसमें देखेंगे, भारत में जापान के दूतावास द्वारा भारतीयों को दिया गया किराया, कौन कमा रहा है, भारतीय कमा रहा है, यानी कि इसको भी राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे। तो इस 6 कंसेप्ट, ये कंसेप्ट का यूज आपको करते समय इस बात का याद रखना है कि कौन कमा रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आ रही होगी। अगर यही कंसेप्ट अगर हम ये देखें कि कहां कमा रहा है, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, ये मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा 6 पॉइंट। अब देखिए, जब हम घरेलू आय का देखते हैं, घरेलू आय, तो घरेलू आय में देखना है कहां कमा रहा है, कहां पे कमा रहा है, घरेलू सीमा में, घरेलू सीमा में या सीमा से बाहर, सीमा से बाहर। तो यहां पे आपको मैं क्लिक करके बता देता हूं। देखिए सबसे पहले कहां कमा रहा है, भारत में, भारतीय स्टेट बैंक की इंग्लैंड में, भारतीय स्टेट बैंक की विदेश भारत में, सिंगापुर में, भारतीय दूतावास में, ठीक है, भारत में जापान के दूतावास में। आपने अंडरलाइन कर लिया। अब आप समझ लीजिए कि भारत का मतलब है इसे घरेलू आय में शामिल करेंगे क्योंकि ये भारतीय घरेलू सीमा में कमाई जा रही है। इंग्लैंड में इसे शामिल नहीं करेंगे क्योंकि इंग्लैंड में कमाई जा रही है इनकम है। भारत में ये इसे शामिल करेंगे। सिंगापुर में इसको शामिल नहीं करेंगे क्योंकि भारतीय घरेलू सीमा में नहीं है। बिल्कुल सिंपल तरीके से समझना है दोस्तों आपको। सिर्फ कंसेप्ट ये है कि कहां कमा रहा है। कहां कमाने का मतलब है इसके अंदर आप देखें तो यहां पे लिखा हुआ है सिंगापुर में, इसका मतलब ये सिंगापुर की घरेलू आय हो गई। भारतीय दूतावास में हम ऑलरेडी पढ़ चुके कि जिस देश का दूतावास उस देश की घरेलू आय। कौन सा देश है उसे छोड़ो, दूतावास जिस देश का होगा उस देश की आय, यानी कि इसको भारत की राष्ट्रीय आय में, घरेलू आय में शामिल करेंगे। और ये जापान की दूतावास है, इसका मतलब इसे घरेलू आय में शामिल नहीं करेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने कंसेप्ट को कवर कर सकते हो। इसके अलावा आपको आय विधि, व्यय विधि, उत्पादन विधि का पता होना चाहिए। जैसे यहां पे लिखा हुआ है
भारत सरकार द्वारा दी गई वृद्धावस्था पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन को राष्ट्रीय आय में भी शामिल नहीं करते, घरेलू आय में भी शामिल नहीं करते, क्योंकि यह हस्तांतरण आय है। इस वाले कंसेप्ट का प्रयोग तब करते हैं जब आपको विदेश या विदेशी दिया हो, और बाकी का सिंपल है, जैसे सरकार द्वारा दी गई छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप भी वृद्धा हस्तांतरण आय से शामिल नहीं करते। विदेशी विशेषज्ञों को उनकी सेवाओं के बदले भुगतान, अब डेफिनेटली अगर विदेशी भारत में रह रहा है, ठीक है, तो भारतीय घरेलू आय में शामिल किया जाएगा। लेकिन अगर वो विदेश में रह रहा है तो भारत की राष्ट्रीय आय में शामिल उसे नहीं किया जाएगा। यानी कि भारत का सामान्य निवासी है या नहीं है, इस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे क्योंकि कुछ दिया नहीं है, तो इसलिए हम ये मान के चल रहे हैं कि भारत ने कोई विदेशों में पेमेंट की है, इसलिए उसको भारत की राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे। बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ लीजिए। इसी तरीके से होटल द्वारा सब्जियों की खरीद, ये मध्यवर्ती वस्तु है, और मध्यवर्ती वस्तुओं को राष्ट्रीय आय, घरेलू आय में भी शामिल नहीं करते, राष्ट्रीय आय में भी शामिल नहीं करते। नए मकान का निर्माण, ये अंतिम व्यय है, इसको राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे। स्वयं के मकान के रहने के लिए मकान का आरोपित किराया, इसको शामिल करते हैं। हम मानते हैं कि उत्पादक सेवाओं का उत्पादन हुआ है, इसे शामिल करेंगे। ठीक है जी, बहुत सिंपल तरीके से आपको समझा रहे हैं। किसान द्वारा स्वयं भोग के लिए उत्पादन जो किया है, उसका अनुमानित मूल्य या आरोपित मूल्य शामिल करते हैं। यानी कि जो स्वयं वो भोग के लिए उत्पादन किया जाता है, उसका अनुमानित मूल्य राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। हालांकि स्वयं भोग के लिए सेवाओं का राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। गृहस्थ द्वारा अपने बगीचे में सब्जी उगाना, इसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि ये उसका काम नहीं है। भाई किसान भी सब्जी उगा रहा है अपने लिए और गृहस्थ भी सब्जी उगा रहा है अपने लिए, लेकिन गृहस्थ सब्जी उगाने का काम पार्ट टाइम कर रहा है या टेम्परेरी कर रहा है, एंजॉय के लिए कर रहा है, उसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते। लेकिन किसान का तो काम ही खेती करना है, उसको तो राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे। परिवार द्वारा सदस्यों द्वारा एक दूसरे को प्रदान की गई सेवाएं, इसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते, क्योंकि इसका अनुमानित मूल्य निकालना बहुत मुश्किल है। सेवा नियोजित द्वारा कर्मचारियों को दिए गए व्यय, देखिए मतलब एक तरीके से कर्मचारियों पर कोई भी व्यय करेगा अगर कंपनी का मालिक, तो उसको राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे, क्योंकि वो एक तरीके का अंतिम व्यय है। अनुसंधान में प्रयोग की गई वस्तुएं, ये मध्यवर्ती वस्तु होती है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च पे जो खर्च किया जाता है वो मध्यवर्ती वस्तु होती है, क्योंकि वस्तु के मूल्य में इसको शामिल कर दिया जाता है। ठीक है जी। परिवार के पास स्टॉक की कीमतों में वृद्धि, ये एक तरीके से पूंजीगत लाभ हुआ, और हम जानते हैं कि पूंजीगत लाभ को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते, क्योंकि उत्पादन कीमत वैसे नहीं बढ़ी ना भाई, उत्पादन नहीं किया ना आपने, सडनली कीमत बढ़ गई, ऐसे को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते। इसके अलावा नियोजक द्वारा अपने कर्मचारियों को निःशुल्क आवास, कुछ भी निःशुल्क नहीं है। ठीक है, ये कर्मचारियों का पारिश्रमिक है। ये क्या है? कर्मचारियों का पारिश्रमिक है। संसद सदस्यों द्वारा वेतन भत्ता, भैया ये तो कर्मचारियों का पारिश्रमिक है, इसे राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे। वो भी तो मजदूरी कर रहे हैं एक तरीके से, भाई वो भी तो नौकरी कर रहे हैं। हालांकि वो किस तरीके की नौकरी करते हैं आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन संसद सदस्य टेक्निकल भाषा में या अब किस भाषा में आप कह सकते हो कि संसद सदस्य नौकरी कर रहे हैं और उसके बदले जो उनको पैसा मिल रहा है वो उनकी कर्मचारियों से पारिश्रमिक है। कुछ पॉइंट और कवर कर लेते दोस्तों। सामान्य सरकार द्वारा किए गए उधार पर व्यय, देखिए याद रखना, उधार पर किया गया व्यय राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। एक फर्म द्वारा वकीलों की सेवाओं का भुगतान, ये साधन आय है, क्योंकि वकील काम कर रहा है इसलिए इसको राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे। विदेशों से उपहार, उपहार जो है वो हस्तांतरण व्यय होता है, हस्तांतरण आय होती है। उपहार किसी भी तरीके का उसे शामिल नहीं करते। भारत में रूसी दूतावास में काम करने वाले भारतीय निवासियों को मिलने वाली आय लिख देते हैं, मिलने वाली मजदूरी, मिट गया होगा। अब राष्ट्रीय आय की बात करेंगे। अगर हम राष्ट्रीय आय का कंसेप्ट पकड़ें तो राष्ट्रीय आय के कंसेप्ट में आपको देखना है कौन कमा रहा है। अब देखते हैं इसमें कौन कमा रहा है। भारत में रूसी दूतावास में काम करने वाले भारत के निवासी, तो इसका मतलब इसको राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे। कहां कमाया जा रहा है? तो रूसी दूतावास में, यानी कि ये भारत की घरेलू आय नहीं है, घरेलू आय नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय आय है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अब कंसेप्ट सारे कवर का आप कर लोगे। बोनस भी कर्मचारियों का पारिश्रमिक होता है। कर्मचारियों को निःशुल्क भोजन, बच्चों कुछ भी निःशुल्क नहीं है। मालिक अपने कर्मचारियों को जो भी दे रहा है वो बिना काम के बदले नहीं दे रहा। कर्मचारियों को जो भी मिल रहा है कुछ भी निःशुल्क नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगर उसको निःशुल्क भोजन भी मिल रहा है तो वो कर्मचारियों के पारिश्रमिक का एक तरीके से हिस्सा हो गया।
विदेशों में स्थित भारतीय बैंक की शाखाओं द्वारा अर्जित लाभ। देखिए राष्ट्रीय आय देखना है आपको, राष्ट्रीय आय में आपको क्या देखना है, कौन कमा रहा है। घरेलू आय में, घरेलू आय में कहां कमा रहा है। अगर आपको घरेलू आय देखनी है कहां कमा रहा है, देखो कहां पे है, विदेशों में, घरेलू आय में शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, सामान्य निवासी देख, राष्ट्रीय आय की बात करें, भारतीय स्टेट बैंक राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे। तो इस तरीके से आपको जब घरेलू आय हो तो आप बस ये देखो कि कहां पे कमाई जा रही है, जब राष्ट्रीय आय तो ये देखो कौन कमा रहा है, आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, आप पिक कर लोगे। शेयरों की बिक्री से प्राप्त आय, शेयरों की बिक्री जो होती है वो वास्तविक निवेश नहीं होता, वित्तीय निवेश होता है। और हम ऑलरेडी जानते हैं कि वित्तीय निवेश, शेयर, बॉन्ड, डिवेंचर, इनसी बिक्री, खरीद फरोख्त से कमीशन को तो राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं, लेकिन उसकी बिक्री से आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते, क्योंकि ये पूंजीगत लाभ है, कैपिटल गेन है। भूकंप पीड़ितों को आर्थिक सहायता, ये बच्चों हस्तांतरण आय है, इसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे। और पुरानी वस्तु के क्रय विक्रय पर मिलने वाले कमीशन को राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे, हालांकि पुरानी वस्तु के क्रय विक्रय को से आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप कंसेप्ट पर देखो, बताने को तो लाखों पॉइंट बन सकते हैं, लेकिन आपको लॉजिक समझना है। लॉजिक क्या है, मैं एक बार आपको लॉजिक फिर से बता देता हूं। लॉजिक आप समझ लीजिए। सबसे पहले आपको देखना है कि वस्तु साधन आय है या हस्तांतरण आय है, आपको यह समझना है। अंतिम व्यय है या मध्यवर्ती व्यय, चालू वर्ष का उत्पादन है या पुरानी वस्तु है। तो साधन आय को शामिल करते, अंतिम व्यय को शामिल करते, चालू वर्ष के उत्पादन को शामिल करते, हस्तांतरण आय को शामिल नहीं करते, मध्यवर्ती वस्तु को शामिल नहीं करते और पुरानी वस्तु को शामिल नहीं करते। इसके अलावा अगर घरेलू आय पूछा है, घरेलू आय, घरेलू आय, घरेलू आय, तो आपको बताना है कि आपको क्या बताना है कि इसको शामिल क्यों नहीं करेंगे या क्यों करेंगे। तो इसको आपको देखना है घरेलू सीमा है या नहीं है। अगर घरेलू सीमा में है तो करेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आपको मुझे बताना है कि इसको राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे या घरेलू आय में शामिल करेंगे, या आपको मुझे लिख के बताना है। क्वेश्चन ये है कि भारत के सामान्य निवासी द्वारा चीनी कंपनी से चीन में प्राप्त कर्मचारियों को वेतन, तो आपको यह बताना है कि इसको राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं या नहीं करते। दोस्तों मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।